हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 201 की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। आज फर्स्ट मॉड्यूल है, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होते हैं फंडामेंटल के अंदर? क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एसेट मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल और फाइनेंशियल एनालिटिक्स। ये सारी चीज़ें इसकी फंडामेंटल्स हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि मतलब आपको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, एक्सटर्नल सोर्स है या इंटरनल सोर्स है। एक्सटर्नल जैसे मिसाल दे दें, कंट्री है, कंट्री भी दो तरीके से फाइनेंस उठा सकता है कि एक्सटर्नल सोर्स से किसी बाहर इदारे जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ से कर्ज ले सकते हैं। और इंटरनल सोर्स से इंटरनल बैंक है जिसमें सेंट्रल बैंक भी आता है और कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं और भी दीगर तरीके से फाइनेंस उठाते हैं। टाइप ऑफ इक्विटी वही, जो टाइप ऑफ फाइनेंसिंग जो है डेप्ट और इक्विटी, मतलब आप अपनी कंपनी की या तो हिस्सेदारी दे दें या फिर डेप्ट यानी कि मतलब कर्ज पे उठा लें। कर्ज के अंदर कोई हिस्सेदारी देनी। टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म होता है, इक्विटी का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। इक्विटी जो है वो जब तक वो सामने वाला बंदा बेचे नहीं तब तक वो उसकी अपनी मिल्कियत है। हाँ, लोन के अंदर ये होता है 10 साल 20 साल, कभी ना कभी जाके वो ख़त्म होता है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग यानी मतलब फाइनेंस करने की कितनी कॉस्ट आ रही है, मतलब आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इक्विटी फाइनेंस, कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस और डिविडेंड नेचर। अच्छा, कॉमन स्टॉक के अंदर क्या होता है कि आप कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। प्रेफरेंस के अंदर भी हिस्सेदार बनते हैं लेकिन उतने हिस्सेदार नहीं बनते जितने कॉमन स्टॉक में। कॉमन स्टॉक के अंदर आपके पास सबसे पहला राइट होता है वोटिंग राइट। अब जैसे मिसाल दे दें, कोई कंपनी में आप 10% स्टेक होल्डर बन जाते हैं तो आप डायरेक्टर्स, जो चेयरमैन है, उसको आप दे सकते हैं नोटिस कि भाई मैं 10% स्टेक पे बैठा हूँ, तुम नए इलेक्शन करवाओ, मैं वोट पे आना चाहता हूँ। तो ऐसा होना मुमकिन है। और प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्या होता है कि ऐसा होना नहीं, लेकिन इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर के अंदर एक एडवांटेज होता है कि आपको फिक्स नेचर ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट कह लें वो मिलता है। और डिविडेंड जो है वो अनाउंस जो भी होती है, जिस तरीके से भी होती है, वो होता है प्रॉफिट भी, यानी कि इंटरनल फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि आपने अक्सर अकाउंटिंग के अंदर देखा होगा रिजर्व रेशो हमेशा, यानी कि मतलब रखा जाता है एक रिजर्व जो है, प्रॉफिट पूरा डिविडेंड में नहीं इस्तेमाल किया जाता, रिजर्व भी रखा जाता है, तो वो इसलिए ही होता है। अब डेट फाइनेंसिंग में पब्लिक इशू, ऐसी बात है, आप पब्लिक के पास चले जाएं, जैसे कि गवर्नमेंट करती है कि बॉन्ड्स जो है वो पब्लिक को इशू कर देती है तो वो ख़रीद लेते हैं लोग भी। और प्राइवेट लोन और फाइनेंसिंग तो होती है। टाइप ऑफ इंटरेस्ट बेस तो फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग रेट। अब फिक्स रेट जैसे मिसाल दे दिया है कि आपने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं 10% इंटरेस्ट रेट पे ये कर्ज उठा रहा हूँ। अब चाहे सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट 10 से घटाकर 5 कर दे तो आपका नुकसान, या फिर अगर सेंट्रल बैंक 10 से उठा के 15 कर दे तो बैंक का नुकसान। तो ये होता है। फ्लोटिंग रेट होता है कि वो बढ़ता या कम होता रहता है जैसे जैसे इंटरेस्ट एडजस्ट करती रहती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जैसे पॉलिसी लाई कि काइबोर जो होगा वो होगा 15%, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो जो 15% है वो उस टाइम के लिए, अब जब आपने लोन लिया 15% लोन इंटरेस्ट रेट चल रहा था, अब जैसी ही गवर्नमेंट ने 17% कर दिया तो आपका रेट भी बढ़ गया। तो ये होता है कार्बोर। और लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज वही होती है कि आप जो है वो फाइनेंसिंग ले लेते हैं, एक तरीके से मार्जिन्स लेके चल रहे होते हैं अपना। जब कोई ट्रेडिंग वगैरह के अंदर थोड़ा ज़्यादा लेवरेज का इस्तेमाल होता है, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो मार्जिन्स जो है वो आपने ब्रोकर से ले लेते हैं, तो वो मार्जिन्स जो है वो लेवरेज की उसमें आते हैं, उसमें भी यही होता है। अब जैसे मिसाल दे दिए आपके पास 100 रुपये हैं, लेकिन अगर आप 10% मार्जिन ले लेंगे तो यानी मतलब आप 100 रुपये के बजाय 1000 रुपये से ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी है, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के मतलब यानी जैसे आप अपना हाउस फाइनेंसिंग है, मोस्टली हाउस फाइनेंसिंग जो है वो बैंक 10 साल 20 साल के लिए लेते हैं, यानी मतलब करते ही वो इतने साल के लिए। वैसे तो उमूमी तौर पे बैंक्स बचते हैं हाउस फाइनेंसिंग से, ये एक मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। क्यों बचते हैं उसकी एक वजह, एक तो 10 साल तक ऐसी बातें बैंक का पैसा फंसेगा। दूसरी बात ये है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे, अगर नीचे का हो गया तो बैंक का नुकसान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारे, यानी कि मतलब
बैंक जो है वो हाउस फाइनेंसिंग से नॉर्मली बचते हैं। लोग समझते हैं कि बैंक जो है वो हाउस फाइनेंसिंग करना चाहता है, कभी भी ऐसा नहीं होता। इंटरनली बात यही है कि बैंक जो है वो हाउस फाइनेंसिंग से हमेशा बचता है। खैर, तो अब लॉन्ग टर्म के लिए आप लोन लें या शॉर्ट टर्म के लिए, अब जैसे गवर्नमेंट जो है वो टी बिल इशू करती है, ये तो वो 3 महीने की पीरियड होता है। तो वो 3 महीने के बाद आप, जैसे मिसाल दीजिए गवर्नमेंट ने इशू किया आज, जैसे जनवरी चल रहा है तो 3 महीने तक होगा, जनवरी फरवरी मार्च को वो मैच्योर हो जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न हाउ मच शुड बी अर्न, अब उसी टी बिल पे आप जो है वो गवर्नमेंट जो है इस वक्त पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% पे पहुंचा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन घंटा ये कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि इनकी मॉनेटरी पॉलिसी ही फेल है। ये ना, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी ही इनकी फ़ेल हो चुकी है। खैर, हम इस पे नहीं जाते कि क्यों फ़ेल हुई, किस तरह हुई, कौन इनके पीछे। खैर, तो मॉनेटरी पॉलिसी फेल होने की वजह से आज 22% आपका इंटरेस्ट रेट होने के बावजूद भी इन्फ्लेशन रेट आपका 30 से नीचे नहीं आ पा रहा है। तो ये सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट दोनों की नाकामी है। खैर, तो इन्वेस्टिंग आउटसाइड द बिजनेस, जाहिर सी बात है आपके पास बहुत सारी एवेन्यूज़ होते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। सुनते हैं अक्सर कि PSX जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, PSX जो है वो बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, हज़ारों इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए या हज़ारों इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसे कमा लिए। आउटसाइड अदर मार्केट्स भी होती हैं, जैसे कि मतलब कमोडिटी मार्केट होती हैं, गोल्ड वगैरह, या फिर अपना और भी मार्केट्स होती हैं जैसे कि आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है क्रिप्टो मार्केट्स वगैरह। खैर, क्रिप्टो वगैरह में पैसे नहीं लगाएं, यही एडवाइस होती है जब तक आप सीख ना जाएं। लैंडिंग और अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बजटिंग और डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड जो है, यानी कि मतलब कैपिटल बजट बनाया जाता है पूरा, और फिर उसके बाद जाके पूरी एक बजटिंग की पूरी एक लिस्ट है कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, इस तरीके से करेंगे, इतना पैसा खर्च होगा, ये सारी चीज़ें। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के मतलब आज वो काम करेंगे तो कितना ख़र्चा हम जो है वो कर सकते हैं। अब मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट में कैपिटल मार्केट के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है या मनी मार्केट है, जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स की डील की जाती है। और ये ध्यान में रखें कि जो शेयर बाज़ार है वो कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट मनी मार्केट के आगे। मतलब अगर शेयर बाज़ार 1000 रुपये का धंधा करता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है 10,000 रुपये का धंधा करती है। ये बात है। इनडायरेक्ट है इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, और कुछ शरिया कंप्लाइंट है, कुछ शरिया कंप्लाइंट नहीं होते। खैर, वो तो एक अलग बात है कि आप किस में लगाएं। तो ये है कि म्यूचुअल फंड के ज़रिए आप डायरेक्टली पैसा जो है वो मार्केट, अब जैसे मिसाल दीजिए मेरे पास एक्सपर्टीज़ कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट की नहीं है। अब मैं क्या करूं, अब मैं जाहिर सी बात है अगर स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाऊंगा तो किसी ना किसी जगह में जाके ऐसी कंपनी में पैसा लगा दिया जो बिल्कुल ही दिवालिया हो गई, मुझे पता ही नहीं था, तो मेरा सारा कैपिटल चला जाएगा। तो इस चीज़ को, रिस्क को समझ कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हायर करते हैं एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी को जो हमारे फंड मैनेज करे। और ये क्या करती है म्यूचुअल फंड कंपनीज, वो एक पूल बनाती है। पूल कैसे बनाती है, जैसे मिसाल दी है 100 लोगों का पूल है, 100 लोगों ने 1,000 रुपये डाले तो 1 लाख रुपये होगा। अब वो 1 लाख रुपये लेके वो कैपिटल मार्केट में जाते हैं, और जाहिर सी बात है उनका कैपिटल भी बढ़ा है तो वो, और उनके पास रिसर्च भी होती है, उनके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऐसे बैठे हुए होते हैं जो मार्केट की अंदर की बातें और बाहर की बातें सब जानते हैं, तो वो करेक्ट डिसीजन लेते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर बॉन्ड मार्केट या कमोडिटी मार्केट में। और क्योंकि अगर इस वक्त देखा जाए तो आप मनी मार्केट में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट ही 22% चल रहा है, तो तकरीबन कटा के आपको 20% रिटर्न तो मिलेगा सालाना, और 20% रिटर्न जो है मेरे नज़दीक अच्छा रिटर्न एक कंसिडर किया जा सकता है। खैर, अब एसेट मैनेजमेंट, एसेट में वाई वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। अब जाहिर सी बात है वर्किंग कैपिटल किसी कंपनी के पास नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगी, ठीक है, तो आप बता दें। अब जैसे मिसाल दे दिया, एक कंपनी प्रॉफिट्स तो शो कर रही है करोड़ों रुपए, लेकिन वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, तो आगे माल कैसे बनाएगी या फिर आगे सर्विसेज कैसे करेगी। मेजर कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या है, इन्वेंट्री जो है, ऐसी बात है माल पड़ा हुआ है तो बेच के प्रॉफिट कमाया जा सकता है। माल बनाने के लिए पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, रिसीवेबल्स यानी कि मतलब जितने उधार पकड़ना है आपको, और फिर इसके आगे कैश वगैरह शामिल है। ऐसी बात है कैश पे ही माल उठाएंगे, बैंक में आपके पैसा पड़ा हुआ है, कैश पे पड़ा हुआ, कोई ना कोई तो मेथड इस्तेमाल करेंगे माल उठाने के लिए। तो ये है ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल। अब होता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रेशो
जिसके अंदर कौन सा करंट रेशो, एसेट टेस्ट रेशो, साइकिल, कैश साइकिल या फिर क्रेडिट साइकिल के भाई कितने कैश साइकिल में कितनी दिनों में आपके पास कितना पैसा यानी कि कैश साइकिल हो रही है पूरी या फिर क्रेडिट साइकिल पूरी हो रही है। अब एसेट मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, टाइप ऑफ इन्वेंट्री जैसे स्टॉक एंड ट्रेड, स्टोर एंड स्पेयर्स यानी कि मतलब चीज़ें ये आती हैं। और फिर उसके आगे वर्किंग कैपिटल ट्रेड के अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ फिनिश गुड्स, और फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जिसके अंदर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी मतलब कि जैसे मिसाल दे दिया है कार। अब कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ कार बनाना आसान मुश्किल काम नहीं है, उसको मैनेज करना भी मुश्किल काम है। जैसे कहते हैं अब उसने 100 गाड़ियाँ बना दी, 100 गाड़ियाँ रखेगी भी तो ये थोड़ी होता कि एक के ऊपर एक गाड़ी चढ़ा दे। तो उसको रखने के लिए एक बहुत बड़ी फील्ड चाहिए जिसमें वो गाड़ी रख सके और फिर वो ख़राब ना हो। जैसे मिसाल दीजिए कोई पत्थर ना मार दे, नई गाड़ी का शीशा ना तोड़ दे, कोई दूसरी गाड़ी निकाल रहा था एक्सीडेंट ना कर दे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसको कैरिंग करने में भी करती है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे मिसाल दीजिए बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी देनी है आपको, ठीक है, और उसका फेयर देना है जैसे तो शिप में आएगा। तो वो सारी चीज़ें और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी शामिल है। रिसीवेबल के अंदर क्या है कि क्रेडिट पॉलिसी आपकी क्या है, ठीक है। और जैसे मिसाल देते हैं कई कंपनी जो है वो 1 महीने की क्रेडिट पॉलिसी देती है, कई कंपनी से 7 दिन की देती है, कई तो 3-3 महीने की भी दे देती है। और फिर इसके आगे कैश डिस्काउंट्स कितना दे रहे कि भाई कैश में उठाओगे तो कितना मिलेगा, और डिस्काउंट पीरियड से आपके कितने चल रहे हैं, बेड डेट्स क्या हो रहा है, कलेक्शन कॉस्ट क्या आ रही है आपकी, और फैक्टरिंग रिसीवेबल कितने हैं, फिर उसके मैचिंग रिसीवेबल एंड पेबल। अब एसेट मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल के अंदर 4 टाइप का है। कैश मैनेजमेंट यानी कि किस तरीके से पैसे को मैनेज किया जाए, ठीक है। कैश बजट बनाया जाता है जिसमें कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है, सरप्लस हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है या फिर फाइनेंसिंग रिलीज। अब ये ध्यान में रखें कि अगर कंपनी करोड़ों प्रॉफिट कमा रही है और उसका कैश फ्लो नेगेटिव में जा रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया ही इसलिए जाता है कि भाई कंपनी प्रॉफिट्स तो कमा रही है, वो उसकी बुक्स में दिख रहा है, लेकिन कंपनी में एक्चुअल कैश है ही नहीं, तो कंपनी बेकार है। मैं नहीं कह रहा कि एक पैरामीटर पे आप इसको करें, लेकिन ये बहुत बड़ा पैरामीटर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब कंपनी तो पैसा है ही नहीं, तो कंपनी अपना बिजनेस रन कैसे करेगी। अब इस तरीके से टेक्निकल इंसॉल्वेंसी भी आ जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए ही बनाया जाता है और कैश रेशोज़ भी इसलिए ही देखे जाते हैं। अब फाइनेंसिंग एनालिटिक्स क्या है कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल एनालिटिक्स, यही है कि इसके अंदर हम चेक करते हैं क्या कि एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव, यानी कि मतलब हमने जो सोचा या फिर एक तरीके से रियलिटी में हुआ गया। कंपेरेटिव एनालिटिक्स भी होता है और इंडेक्स एनालिटिक्स भी होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट्स वगैरह एनालिटिक्स ये, और रिस्क असेसिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और फिर इसके बाद जाके रेशोज़, यानी कि रेशोज़ जो एनालिटिक्स होते हैं, रेशो लिक्विडिटी रेशो, और आपको बताते हैं कितनी लिक्विडिटी, टर्नओवर में टर्नओवर का बताता है, या फिर और फिर लेवरेज के अंदर या ग्रेडिंग एनालिटिक्स, कवरेज रेशोज़ या एनालिटिक्स, प्रॉफिट टेबल एनालिटिक्स और मार्केट एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें एनालिटिक्स जो होती हैं, रेशोज़ होती हैं, आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा दे देती हैं कि जो है वो कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।